गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत की सीरीज में अभी हम लोग स्वतंत्र राज्यों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बंगाल के इतिहास को खत्म किया है और हम आधुनिक काल में मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मराठा साम्राज्य में हम छत्रपति से पेशवा के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब हम पेशवाओं के इतिहास को देख रहे हैं, कैसे पेशवा अपना प्रशासन संभालते। इस क्रम में स्टूडेंट्स हमने बालाजी विश्वनाथ को पढ़ा, बाजीराव प्रथम को पढ़ा, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव को हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, बालाजी बाजीराव के कालखंड के बाद स्टूडेंट हम लोग ये देखे कि 1740 से 1761 के बीच इनका शासनकाल रहता है। इन्हीं के शासनकाल में संगोला की संधि होती है और संगोले की संधि के तहत पेशवाओं को छत्रपति का वास्तविक शक्ति प्रदान कर दिया जाता है लिखित रूप। इसके बाद हम स्टूडेंट ये देखते हैं, पिछले लेक्चर में हम पानीपत का तृतीय युद्ध, तो किसके किसके बीच हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध, क्यों हुआ, इसकी कहानी हम कल के लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। यह युद्ध स्टूडेंट मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कहानी जो भी रही है वो मैं कल आप लोगों को लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आप पानीपत क्यों हुआ, पानीपत के युद्ध के पृष्ठभूमि को नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देखिए, अन्यथा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी विषय को रटना नहीं चाहते हैं तो समझ के पढ़िए, और समझ के पढ़ाने के लिए हम हैं, और हम हैं तो हमारे पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिए, उसको समझिए, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध समझ में आ जाएगा। ऐसे तो रट ही लेते हैं कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली इसमें भाग लिए थे। मराठा की तरफ से मैंने बताया था कि 4 लोग थे और अहमद शाह अब्दाली के सहयोग में कौन कौन थे, तो अवध, आमेर, तथा रुहेल। इधर दत्ताजी राव सिंधिया और तुकाराम होलकर, इसमें 4 लोग भाग लिए थे। दत्ताजी राव सिंधिया, तुकाजी राव होलकर, दत्ताजी सिंधिया, तुकाजी राव होलकर, सदाशिव राव और विश्वास राव। अवध, आमेर और रुहेला, अवध और रुहेला सरदार जो थे स्टूडेंट, वो बुंदेलखंड में छत्रसाल का सहयोग बाजीराव प्रथम ने किया था, उसका बदला लेते हैं। इधर आते हैं तो ये चारों लोग किस प्रकार युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में इनकी रणनीति क्या होती है, कैसे ये दिल्ली पे अधिकार करते हैं, दिल्ली के बाद पंजाब पे अधिकार करते हैं, उसके बाद पंजाब से पानीपत के मैदान में ये लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे अवध के नवाब ने इनका रसद रोक दिया था युद्ध में, कैसे इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का सहयोग किया था, ये सारी कहानी पिछले लेक्चर में है, आप जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं बस इतना ही बताऊंगी कि किसके किसके बीच हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना जीत गई। मराठा साम्राज्य की जो कहानी मैंने बताया था, एक काशीराम पंडित थे जो जाके बाजीराव प्रथम को ये सूचना देते हैं कि सरदार चारों मोती विलीन हो गए और कौड़ियों का अता पता नहीं, अर्थात यही चारों मोती थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और कौड़ी उन सेनाओं को बोला गया जो युद्ध में सहयोग के लिए गए थे। इससे बालाजी बाजीराव बहुत प्रभावित होते हैं और अंततः हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद स्टूडेंट माधवराव को बालाजी बाजीराव के पुत्र रहते हैं, ये मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं।
जब माधवराव मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं तो इनका कालखंड होता है 1761 से 72। अब यहाँ 1761 से 72 में ये व्यक्ति कमजोर नहीं रहते हैं, ये पुनः मराठाओं के साथ हुए अन्याय का बदला लेते हैं। माधवराव रूहेला सरदारों को पराजित करते हैं, अवध पे आक्रमण करके अवध को पराजित करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा जब मैं शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ा रही थी, मैं बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि शाह आलम द्वितीय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैद करके इलाहाबाद लेके चली गई थी। उस कैद से शाह आलम द्वितीय को मराठा सरदार क्या किए थे, निकाल के पुनः दिल्ली के गद्दी पे बैठाए थे। अगर आपको इस इंटरलिंक्स का बेनिफिट समझ में आ रहा होगा तो शाह आलम द्वितीय की कहानी जरूर जाके देखिए, हमारा लेक्चर यूट्यूब और फेसबुक पे भी है। तो ये वही माधवराव थे जिनके सहयोग से शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। ये रूहेला सरदारों को भी पराजित किए, अवध के नवाब को भी इन्होंने शिकस्त दिया और मराठा साम्राज्य के हुए अपमान का इन्होंने प्रॉपर बदला लिया। लेकिन नियति को मंजूरी नहीं था कि मराठा साम्राज्य मजबूती से खड़ा हो सके। क्या वो स्टूडेंट की आप नोट कर लीजिए, रूहेलाओं को पराजित किए ये। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को, कहानी आप लोग को पता है, गद्दी पर बैठाए। उसके बाद इनके काल में पेशवा के पद के लिए, इनके काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशवा के पद के लिए, पेशवा के पद के लिए इनके चाचा रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ने विवाद किया था। अब इनके विवाद की कहानी मराठा साम्राज्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब मराठाओं से युद्ध होता है तो हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, और उसको रटते हैं कि ये आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। अचानक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं के साम्राज्य में घुसेगी नहीं। आप तो देखते हैं, आपको बंगाल का इतिहास पता है कि कैसे वो इंटर करती है, कितना कूटनीति तरीके से। स्टूडेंट्स, ये रघुनाथ राव बहुत बड़े कारण बन जाते हैं, जिस कारण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा साम्राज्य में एंट्री हो जाती है। ये मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ फैक्ट लिखवा दूं। ये कहानी मैं तुरंत ही आप लोगों को बताऊंगी। क्या होता है कि रघुनाथ राव विवाद करते हैं 1772 में। यहीं पे 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से। होता क्या है कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है और माधवराव ने जितना मेहनत किया रहता है मराठा साम्राज्य को व्यवस्थित करने में, एक बार फिर वो सारी समस्याएं सामने आ जाती है, क्योंकि अभी तो ये शुरू ही किए थे, सबको पराजित किए, मराठा साम्राज्य का जो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो अपमान हुआ उसका बदला लिए, लेकिन नियति ने साथ नहीं दिया। शायद ये रहते तो बेहतर हो जाता। माधवराव की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद एक इतिहासकार हैं ग्रांट टफ, ग्रांट टफ हैं, ग्रांट टफ कहते हैं कि पेशवा की अचानक मृत्यु, ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में स्टेटमेंट पूछता है, पेशवा की अचानक मृत्यु, पेशवा की अचानक मृत्यु से मराठों को जितना नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ
उतना पानीपत के युद्ध से भी नहीं हुआ था। युद्ध से भी नहीं हुआ था। अर्थात ग्रांट टफ का ये मानना है कि माधवराव एक कुशल राजनेता थे, माधवराव कुशल प्रशासक थे, कुशल सैन्य कमांडर थे। ये ग्रांट टफ कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की जितनी क्षति नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा क्षति माधवराव की अचानक मृत्यु से हुई, और माधवराव की मृत्यु से मराठा साम्राज्य एक बार फिर कमजोर पड़ गया। तो स्टूडेंट्स, अब मराठा साम्राज्य में क्या होगा कि एंट्री होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंट्री करती है मराठा साम्राज्य के इतिहास में, कैसे आगमन हो जाता है, क्या इच्छाएं रहती है, क्या कारण होता है, ऐसे नहीं आई, क्या कारण होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठाओं से युद्ध करना पड़ता है और आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ जाती है। तो स्टूडेंट, इसके कारण को हम समझेंगे, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, आइए, कि आखिर कैसे मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर ले चलती हूँ बाजीराव प्रथम के काल में, इसलिए कि जब तक हम वहां नहीं जाएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आखिर रघुनाथ राव ने ऐसा क्या कर दिया कि आंग्ल मराठा युद्ध की नींव पड़ गई। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बाजीराव फर्स्ट का कार्यकाल और बाजीराव फर्स्ट का इतिहास, कैसे बाजीराव फर्स्ट का सपना था कि हमारा पताका एटक से कटक तक फहराएगा, ये सारी चीजें। तो बाजीराव प्रथम जो थे, इनका 1720 से 1740 कालखंड था। 1720 से 1740 कालखंड था। इनके दो पुत्र हुए, इनके दो पुत्र हुए। पहले मैं निक नेम बता देती हूँ क्योंकि उससे आप लोग पहले से परिचित हैं। एक नाना साहब और दूसरे का नाम था राघोबा। ये निक नेम है दोनों का। ओरिजिनल नेम तो बालाजी बाजीराव, नाना साहब का ओरिजिनल नेम था बालाजी बाजीराव, और राघोबा जो थे, इनका जो ओरिजिनल नेम था रघुनाथ राव। अब क्या होता है कि जैसे ही बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है तो बालाजी बाजीराव को 1740 में पेशवा नियुक्त किया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, ये दोनों पुत्र हैं इन्हीं के। ये व्यक्ति एक कुशल प्रशासक है, बेहतर सैन्य कमांडर, प्रजा को संतुष्ट व प्रेम करने वाला, अर्थात अपनी प्रजा के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान ले लेंगे भी और दे देंगे भी। इसके जस्ट अपोजिट है रघुनाथ राव, अय्यास, षड्यंत्र करने वाला हमेशा, मतलब कि इनकी जो प्रवृत्ति थी वो ईर्ष्यालु और नफरत फैलाने वाली। अब आपको पता है कि जब ऐसा बालाजी बाजीराव प्रथम, जो कि कोई युद्ध हारा ही नहीं, जैसे व्यक्ति के दो पुत्र हुए, एक में संपूर्ण क्वालिटी है और एक, मतलब आप लोग को तो पता ही है कि पुत्र सपूत तो क्या धन संचय और पुत्र कपूत तो क्या धन संचय। तो
नाना साहब में सारी योग्यता थी। नाना साहब की योग्यता को देखते हुए मराठा संघ क्या किया, इनको पेशवा नियुक्त कर दिया। क्योंकि उस टाइम जब पेशवाई थी तो बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ बनाया था, और मराठा संघ में कौन कौन से थे स्टूडेंट, ये जानना है तो पिछला लेक्चर फिर देखना पड़ेगा। तो ये मराठा संघ ने इनको पेशवा नियुक्त किया। अब मराठा संघ जब इनको पेशवा नियुक्त किए तो ये 1740 में मराठा संघ के सहयोग से पेशवा बन गए, और 1761 तक ये शासन करते हैं। 1761 में आपको पता है कि पानीपत के युद्ध का खबर सुन के इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी इच्छा जागृत होती है कि बालाजी बाजीराव मेरे भाई थे, पिताजी के बाद ये बने पेशवा, इनकी मृत्यु हो गई तो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी मैं ही शासक बनूंगा, मैं ही पेशवा बनूंगा। तो ये इनका सपना था। इस टाइम में तो कुछ नहीं बोले थे ये, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु के बाद माधवराव को मराठा संघ ने माधवराव को पेशवा नियुक्त किया। नेक्स्ट पेशवा माधवराव को बनाया गया। माधवराव का कहानी अभी मैं आप लोगों को बताई ही हूं। माधवराव को जब पेशवा बनाया गया इनको हो गई दिक्कत। जब माधवराव पेशवा बने तो रघुनाथ राव ने क्या किया, बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया और कहा कि भाई मैं सीनियर हूँ, मेरे भाई नहीं है, भाई के बाद अगर कोई स्थान रखता है तो मैं रखता हूँ, मुझे मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी इनकी उम्मीद टूट गई। मराठा संघ ने इनका बात नहीं माना और माधवराव को पेशवा नियुक्त कर दिया। अब माधवराव के पेशवा नियुक्त होने के बाद स्टूडेंट क्या होता है, इसके बाद की जो भी कहानी होगी वो मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और स्टूडेंट, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो रात 8 से 10 आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ करंट के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और साथ ही सभी परीक्षाओं को पास करने की तैयारी भी करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला पे जरूर 8 से 10 में जुड़े। थैंक यू स्टूडेंट।